जी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीएमए के अंदर कुछ टर्म्स वगैरह डिस्कस की थी, जिसको आज आपने ने कहा था हम लोग कंटिन्यू वगैरह करेंगे। अच्छा, आप लोगों के ना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह क्रिएट कर दिए गए हैं। जिन लोगों का नाम उसमें ऐड नहीं है वो इस नंबर पे मैसेज कर दें ताकि वो आपको ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो इस नंबर के ऊपर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। जी, तो बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर लास्ट जो चीज आपको ने लिखवाई थी नंबर 7 था 8 था 7 हाँ जी, लास्ट जो हमने था वो 7 लिखा था। वो थे आपके मेथड्स ऑफ बाइफर्केशन ऑफ सेमी variable costs in fixed and variable element। ठीक है, कि आपका ने कहा था अगर कभी सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे दी जाए और आपको कहा जाए इसमें से फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग कर लो, तो अलग अलग करने के इसके 3 मेथड्स हैं, जिसके अंदर एक आपने लिखवाया था हाई एंड लो पॉइंट, दूसरा आप लोगों ने लिखवाया था स्कैटर ग्राफ, और तीसरा आपको ने लिखवाया था रिग्रेशन एनालिसिस, या इसी को आपका ने कहा था लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। तो ये आपका ने कहा था नाम याद रखिएगा, पेपर में कई दफा उसने पूछा भी हुआ है कि कौन कौन से मेथड हैं इसको बाइफरकेट करने के। सबसे ज्यादा जो आसान होता है वो हाई एंड लो पॉइंट होता है, इसलिए जब कभी भी एग्जामिनर साइलेंट हुआ करेगा तो आप देखेंगे मैं हाई एंड लो से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करूंगा, लेकिन जिस किसी क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली वो कहेगा रिग्रेशन से सॉल्व करो, वो फिर आपकी मजबूरी, फिर आपको उससे करना होगा। तो अभी हम लोग जरा इसको 1 बाय 1 एग्जांपल्स के साथ क्लियर करते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट। फर्ज करें आपको मैं कहता हूं कि अगर 10,000 मैं यूनिट्स बनाऊं तो मेरी कॉस्ट आ जाती है 1 लाख। और अगर 12,000 बनाऊं तो मेरी कॉस्ट आ जाती है 1,06,000। ये डेटा देके आपको रिक्वायरमेंट में कहा जाता है कैलकुलेट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड नंबर 2 फिक्स कॉस्ट। ठीक है, आपसे रिक्वायरमेंट में कहा जाता है कैलकुलेट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स। इधर आगे आ जाएं आप। मुश्तबा इधर आगे भेज।
जी अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने डेटा लिया यूनिट्स एंड देयर टोटल कॉस्ट्स। आपको मैंने कहा अगर 10,000 यूनिट बनाऊं तो मेरा ₹1,00,000 का खर्चा आता है, और अगर 12,000 यूनिट्स बनाऊं तो 1,06,000 का खर्चा आता है। ये डेटा देख के आपको कहा गया कैलकुलेट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अच्छा अगर आप थोड़ा और करें, कितने यूनिट्स हम लोगों ने एक्स्ट्रा बनाए? 2,000। और कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा आ गई? 6,000। ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है जो वॉल्यूम के साथ कम ज्यादा हो रही होती? वेरिएबल। तो क्या मैं कह सकता हूं ये 6,000 जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है इन 2,000 यूनिट्स की? तो अगर ये 6,000 वेरिएबल कॉस्ट है 2,000 यूनिट की, तो एक यूनिट की कितना होगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, मिसाल दोबारा देखें ना, आप लोगों ने जब 2,000 यूनिट ज्यादा बनाए तो आपकी 6,000 रुपए कॉस्ट बढ़ गई। और कल आपको मैंने कहा था कि वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के साथ चेंज हो रही होती है वो वेरिएबल होती है। इसका मतलब ये जो 6,000 है ये वेरिएबल कॉस्ट है इन 2,000 यूनिट्स की। अगर आपको निकालनी है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो आप 6,000 को 2,000 पे डिवाइड करें, पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, यानी अगर इसको अब सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। यानी 6,000 को हम डिवाइड कर देंगे 2,000 पे, दैट इज 3। अच्छा अब अगर इस चीज को मैं फॉर्मूला में एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैंने क्या काम किया है कि डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट ओवर डिफरेंस इन यूनिट्स। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक्टिविटी लेवल का वर्ड लिख देता हूं। यूनिट मैंने इसलिए नहीं लिखा, कई दफा एग्जामिनर ना आपको घंटे बता देगा कि जी इतने घंटों की इतनी कॉस्ट, इतने घंटों की इतनी कॉस्ट। अच्छा अब ये थी टोटल कॉस्ट, और कल आप लोगों को मैंने कहा था ना टोटल कॉस्ट बाय बिहेवियर सेमी वेरिएबल होती है। इसमें फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है। अच्छा अगर इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो बाकी क्या बचेगा? फिक्स बचेगी। तो सेकंड रिक्वायरमेंट आपकी यही थी ना, फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करें। तो आप टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल माइनस कर दें तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। यानी जब सेकंड रिक्वायरमेंट हम इसकी करेंगे तो इन दोनों में से कोई भी एक लेवल ले लें, मतलब चाहे 10,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट ले लें, चाहे 12,000 की ले लें। तो मैं अभी 10,000 की ले लेता हूं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट्स तो वो थी 100,000। इसमें से हम लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट्स। देखिए आप लोगों ने क्या कहा था, एक यूनिट की कॉस्ट कितना होती है? एक की 3 है ना, तो फिर 10,000 यूनिट्स की कितना होगी? 30,000। तो अगर इसे हम 30,000 माइनस करते हैं तो बाकी जो 70,000 है ये आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है कि टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल माइनस की तो फिक्स आ गई।
फर्ज करें आप में से कोई स्टूडेंट ये लेवल ले लेता, अब 12,000 यूनिट्स की 3 रुपए के हिसाब से कितना वेरिएबल कॉस्ट बन जाती? 36,000, 36,000। अगर 1,06,000 में से 36,000 माइनस कर दें तो बाकी कितना बचेगा? 70। तो इधर भी फिक्स कॉस्ट कितना आई है? और हमने यही पढ़ा था ना, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, तो इसलिए वो 70,000 आपका मैच कर जाएगा, वो चाहे इस लेवल पे फाइंड आउट करें या इस पे करें। ठीक है, तो इसलिए आपका ने कहा था कोई भी एक लेवल इनमें से ले लें, रिजल्ट आपका सेम आना होता है। क्लियर है जी यहां तक सबको? अच्छा, अब इसको हाई एंड लो क्यों कहते हैं? देखें, एक हाई लेवल लिया था, एक लो लेवल लिया था, उसकी बेस पे कंप्यूटेशन की। अच्छा, अभी है बिल्कुल इनिशियल स्टेज, तो इसलिए ना मैंने बड़ा स्टेप बाय स्टेप करके आपको ये चीज समझाई है। आईकैप पास्ट पेपर्स के अंदर जब सॉल्यूशन बनाता है ना, यानी पेपर के सॉल्यूशंस वगैरह, तो बड़ी स्मार्ट वर्किंग करता है, मतलब शॉर्टकट लगा के सॉल्व कर देता है। ये मैं सारा काम एक इक्वेशन की फॉर्म में करके डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकता था, लेकिन वो मसला वो था, अगर मैं वो करता आपको फौरन समझ नहीं आनी थी। तो इसलिए भी हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से समझेंगे। बाद में इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी फिर हम थोड़ा शॉर्टकट वगैरह भी यूज कर दिया करेंगे। काम सारा यही हो रहा होगा। मसलन देखें ना, बजाय इसके मैं ये डिस्क्रिप्शन लिखूं, मैं हेडिंग देता फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1 लाख माइनस, मैं ब्रैकेट में लिखता 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और सीधा 70,000 निकाल देता। अब उसमें ना आपको ये पता चलना था 1 लाख क्या है, ना आपको पता चलना था 10,000 इंटू 3 करके क्या निकला, बस 70,000 आंसर आ जाना था। ठीक है, तो उसमें आईकैप के अगर आप सोल्यूशन देखेंगे ना, वो इस तरह करके करता है। गलत नहीं किया होता, लेकिन वो समझ रहा होता है कि स्टूडेंट को पता चल रहा है ये क्या वर्किंग है की है और उससे क्या निकल आया। तो उसे ऐसे अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से करेंगे। बाकी आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे फिर आपको भी थोड़ा शॉर्टकट समझ आना शुरू हो जाएंगे जी।
जी इसी तरह एक और एग्जाम्पल अब हम लोगों ने लिए जिसमें आपका ने यूनिट्स बता दी हैं, उनकी टोटल कॉस्ट, रिक्वायरमेंट सेम थी कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करनी। हाँ जी अच्छा, इससे पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको 2 डिफरेंट लेवल दिए थे यूनिट्स के, तो आप इजीली सॉल्व कर गए थे। अब यहाँ पे मैंने आपको 3-4 दे दिए। तो हाई एंड लो पॉइंट के अंदर आप लोग याद रखें जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो लेना होते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल लेना होता है। ठीक है, जैसे जब आप हाई एंड लो यूज करेंगे तो कौन कौन से यूनिट्स लेंगे? हाँ जी, 1000 वाला और 4000। ठीक है, अब कई स्टूडेंट के ज़हन में होगा जी मैं 1000 2000 पे कर लूँ तो भी रिजल्ट सेम आ जाता है। एक्चुअली मसला ये होता है कई दफ़ा क्वेश्चन के अंदर ना स्टेप कॉस्ट दे दी जाती है, उसकी वजह से फिर वेरिएशन आती है। तो अगर साइलेंट है तो आप ना एक्सट्रीम लेवल ही लिया करें, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। ठीक है, बाकी तरीका वही है, मतलब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा उसी तरह जब आपने निकालनी है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, तो आपने क्या कहा था? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट ओवर डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल। अब वो जो टोटल कॉस्ट लेनी है वो आपने कहा हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल की लेनी है। ठीक है, तो 1,25,000 और इसमें माइनस कर देंगे आप 50,000 और यूनिट्स के अंदर ये थे 4,000 और ये थे 1,000। ठीक है, यानी ऊपर आ गया डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट ओवर डिफरेंस इन यूनिट्स। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 25। तो 25 आपके पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब जब फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो वो जो 2 लेवल में से आपका ने कहा था ना कोई भी एक ले ले, वो इन्हीं में से लिया करें। ये नहीं है कि अब आप वो 3000 या 2000 की बेस पे कैलकुलेशन कर दें, इन्हीं में से लिया कीजिएगा। तो किसी भी एक लेवल की इसमें से हम टोटल कॉस्ट ले लेते हैं, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ 4000 यूनिट्स। तो वो आ गया 1,25,000। जी क्या माइनस किया करते थे इसमें से? वेरिएबल कॉस्ट। अब वो मुझे कितने यूनिट्स की लेना होगी? जी 4000 यूनिट्स की। तो 4000 यूनिट्स की 25 रुपए के हिसाब से 1 लाख आ जाएगा। जी अब माइनस करेंगे तो जो 25,000 बचा ये आपके पास आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। अगर 1000 की बेस पे कैलकुलेशन करता तो 1000 यूनिट की 25 के हिसाब से 25,000 बन जाती। तब भी 50,000 में से 25,000 माइनस करें, 25,000 ही फिक्स कॉस्ट बचनी थी। तो ये जब भी हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किए हैं, ये आप लोगों ने की हैं हाई एंड लो से। अच्छा, हाई एंड लो ये जो मैंने भी आपको कराया ना, इसका एक मैंने सिंपल वर्जन कराया है। बाकी कल इंशाल्लाह इसके अंदर जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन डल सकती है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी जो रेस्ट ऑफ द 2 मेथड्स हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छा, कल आप लोगों को जब मैंने ग्राफिक प्रेजेंटेशन कराई थी कॉस्ट बिहेवियर की, तो आप लोगों ने कहा था फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनता है?
स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, उसके बाद टोटल कॉस्ट का क्या होता था? हाँ, पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट, बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता था? फिक्स कॉस्ट, यानी वाई एक्सिस को फिक्स कॉस्ट के लेवल पे टच करता था। अगर ये चीज याद है तो आप लोग स्कैटर ग्राफ कर सकते हैं, वरना स्कैटर ग्राफ नहीं होना। ठीक है, इसलिए आप लोगों को मैंने कहा था ये ग्राफ वगैरह आपने याद रखने, ये सीवीपी के अंदर भी इनकी एप्लीकेशन आएगी, अभी ये स्कैटर ग्राफ कराने लगो इसके अंदर भी एप्लीकेशन आएगी। तो अब हम जरा उसको करके देखते हैं। जी, अब आपको इसमें मैंने यूनिट्स और टोटल कॉस्ट बताई हैं। रिक्वायरमेंट में मैंने कहा वही है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करें और फिक्स कॉस्ट करें। लेकिन अब मैंने तीनों मेथड इधर लिख दिए हैं, हाई एंड लो से भी, स्कैटर ग्राफ से भी और रिग्रेशन के साथ भी। हाई एंड लो से इसका एक दफ़ा खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर बाकी दो मैं कराता हूँ। जी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रही? 1 और फिक्स कॉस्ट 30।
जी सबका यही रिजल्ट आया? जी तो अब आते हैं स्केटर ग्राफ। नाम से जाहिर हो रहा है कि आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं। जी अब 10 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 40, ये पॉइंट आ गया। 20 यूनिट्स पे 50, 30 यूनिट्स पे 60 और 40 के ऊपर 70। अब आप लोगों को ये पता था कि टोटल कॉस्ट लाइन तो स्ट्रेट होती, कर्व में नहीं होती, ठीक है, और ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करती? फिक्स। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि इसको एक्सटेंड करना है और वाई एक्सिस पे टच करना है। और जहां पे ये टच करेगी वहां से आपके पास फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। सो इसका मतलब अब आपको ये पता चल गया कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितना होगी? 30।
ये एक रिक्वायरमेंट हो गई। अब आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। किसी भी एक लेवल की टोटल कॉस्ट ले लें, मसलन टोटल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स। अगर टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी जाए, बाकी क्या बचेगा? वेरिएबल। ठीक है, फिक्स कॉस्ट की फिगर हमें पता थी ना ये, तो इसमें से आप लेस कर दें फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये जो बाकी 10 बचा ये है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स। क्या आपको 10 यूनिट की वेरिएबल चाहिए थी? नहीं, आप लोगों को चाहिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, अब ये जो कॉस्ट आई है इसको 10 यानी यूनिट्स पे डिवाइड कर दो। 1। सो यही दो रिक्वायरमेंट थी कि एक फिक्स कॉस्ट मालूम करनी, वो 30 रुपए आ गई, पर यूनिट वेरिएबल निकालनी थी, वो 1 आ गई। तो ये था इसका सेकंड मेथड। यानी अभी तक हमने हाई एंड लो को भी डिस्कस कर लिया और अब ये आप लोगों ने स्कैटर ग्राफ को भी कर लिया। इससे भी हम लोगों ने फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग कर दिए। कौन से वाला? देखें, आप लोगों ने कहा था कि किसी भी एक लेवल की टोटल कॉस्ट ले लेना, तो टोटल कॉस्ट हमने ले ली 10 यूनिट्स की, तो वो तो 40 रुपए थी। अब टोटल कॉस्ट का मतलब होता है इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों हैं, और मुझे फिक्स की फिगर पता है, तो आपको मैंने कहा कि आप टोटल में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लें तो बाकी वेरिएबल बच जाएगी। अब चूंकि ये टोटल कॉस्ट थी 10 यूनिट्स की, तो फिर ये जो वेरिएबल कॉस्ट निकली ये भी कितने की निकली? तो अगर 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है 10 यूनिट की, तो एक की कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके, वो हमने डिवाइड किया था। जी क्लियर है अभी यहां तक सबको? जी अब आते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। अच्छा, मैथ के अंदर आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, आप लोगों ने मैथ के अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर मैथमेटिकल नोटेशंस की बात की जाए, ठीक है, मैथमेटिकल नोटेशंस का मतलब मैथ के अंदर जब हम इसको यूज करते थे तो वहां पे y कौन सा वेरिएबल होता है? हाँ जी, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता था? कांस्टेंट को। b क्या होता था? रेट ऑफ चेंज, जिसे आप स्लोप या फिर ग्रेडियंट भी कहते थे। और x क्या होता था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ये तो हो गई मैथमेटिकल नोटेशंस। अगर इसको मैं कॉस्ट फंक्शन पे अप्लाई करूं, मतलब आपको मैं कहूं ये इक्वेशन मैं कॉस्ट की बना रहा हूं, तो ऐसी सूरत में y जो होगी ये आपकी होगी टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट बाय बिहेवियर कौन सी होती थी? सेमी वेरिएबल। अच्छा, कांस्टेंट, कौन सी कॉस्ट कांस्टेंट रहती थी? इसका मतलब ये आपकी होगी फिक्स्ड कॉस्ट। रेट ऑफ चेंज के कांस्टेंट रेट से चेंज आएगा, वो क्या चीज बनेगी? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। और इंडिपेंडेंट क्या चीज होगी? यूनिट्स। ठीक है, तो जब आप कॉस्ट फंक्शन के अप्लाई करेंगे तो फिर इन चीजों का ये मतलब बनता है। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, ठीक है? अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है कि अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में एक वेरिएबल का मीन यानी एवरेज वैल्यू लिख दी जाए तो दूसरे का भी मीन फाइंड आउट होता है। यानी अगर आपने इधर x मीन लिखा तो इधर भी क्या निकलेगा? y मीन निकलेगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में ये आपको प्रूफ भी करा के दिखाया जाता होगा कि इसके मदद से जब हम करते हैं तो वाकई वो एवरेज वैल्यू फिर निकलती थी। बहरहाल, यानी इसका मतलब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y मीन इज इक्वल टू a प्लस bx मीन। अब होगा ये, एग्जामिनर ने ना आपको x कॉलम और y कॉलम दिया होता है। अब स्टैटिस्टिक्स में जब आप x मीन निकालते थे क्या फॉर्मूला होता था? ठीक है, यानी सम ऑफ x ओवर n। तो x कॉलम का अगर आप टोटल कर लें तो यहां से सम ऑफ x आ जाएगा ना। n क्या चीज होती थी? हाँ जी, नंबर ऑफ वैल्यूज की कितनी वैल्यूज आ रही। इसका मतलब इस फॉर्मूले की मदद से x मीन की फिगर फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि y मीन का फॉर्मूला बताएं, वो क्या बनेगा? इसका मतलब सम ऑफ y आपके पास यहां से आ जाएगा, n तो पता ही था, तो ये फिगर भी फाइंड आउट हो गई। इक्वेशन में दो चीजें पता है, दो मिसिंग है। आपको पता है इक्वेशन में अगर एक चीज मिसिंग हो तो रीअरेंज करके फाइंड आउट की जा सकती ना। तो अगर a पता चल जाए तो b निकल सकेगा, और अगर b पता चल जाए तो a निकल सकता है। तो हम लोग यहां पे b का फॉर्मूला यूज किया करते थे, n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y ओवर n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे उधर हम लोगों ने कुछ 3-4 फॉर्मूलास पढ़े होते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्मूलास का यही था। n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वैल्यूज, वो तो आपको पता है। सम चाहिए किस चीज का? तो इसका मतलब पहले आप x y का कॉलम बनाएं और फिर उसका सम कर लीजिएगा, तो वो सम ऑफ x y आ जाएगा। देन माइनस, क्या चीज माइनस करनी? सम ऑफ x, वो तो पता है। मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y, ये भी पता है। ओवर n, ये भी पता है। अब क्या चाहिए? x स्क्वायर का सम। तो इसका मतलब आप x स्क्वायर का कॉलम बनाओ और फिर उसका टोटल कर लो, तो वो आ जाएगा सम ऑफ x स्क्वायर, और फिर माइनस सम ऑफ x तो पता था उसका स्क्वायर। इसका अब जब मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास b की फिगर भी फाइंड आउट हो जाएगी। अब पीछे मिसिंग क्या रह गया? a। तो इक्वेशन को रीअरेंज करके सॉल्व करें, a की फिगर निकाल दें।
तो बी इनफैक्ट क्या चीज थी, निकल आई आपके पास। ए क्या चीज थी, ये भी मालूम हो गई, और यही काम हमने करना था। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा था ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है, इससे भी फिक्स और वेरिएबल पोर्शन को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो हमने एग्जांपल ली थी, इसी को अब हम सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह इसको हमने यूज करना था। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट में मैंने तीनों मेथड ही लिखे हुए थे, तो अब इसको हम रिग्रेशन से सॉल्व करते हैं। जी सॉरी, हाँ जी, उससे भी आ जाएगा। वो भी एक्चुअली आप लोगों का ना उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ उसको आप लोग सॉल्व कर रहे होते हैं ना, वो उसके साथ कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है वो हम लोग इन्हीं तीन को एक्सप्लेन किया करते हैं, यानी बुक्स में अगर आप देखेंगे आपको ये तीन मेथड एक्सप्लेन किए होते हैं। जी, अब इस क्वेश्चन को हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसमें x क्या चीज है और y क्या चीज है? हाँ जी, x आपने कहा आपके ये यूनिट्स से और y आपकी टोटल कॉस्ट। अच्छा, आप लोगों ने कहा था आपको एक्स वाई का कॉलम भी बनाना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर का भी बनाना पड़ेगा, तो इधर हम लोग एक्स वाई का कॉलम भी बना लेंगे और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का भी। जी, एक्स वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इनको, तो ये आ जाएगा आपके पास 400, 1000, 1800, 2800, और इनका सम चाहिए आपको 6000। अच्छा, इधर से आपको x का भी सम चाहिए था 100 और y का भी चाहिए 220। अच्छा, अब x स्क्वायर पे आ जाते हैं, तो 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100, 20 का लेंगे तो 400, 900, 1600। अच्छा, अब जब मैं आपको कहूंगा x मीन निकालें, तो सम ऑफ x ओवर n करना है ना आप लोगों ने, तो 100/4 दैट इज 25। और अगर y मीन निकालना है, देन सम ऑफ y ओवर n, तो 220/4 55। अच्छा, उसके बाद आपको ने कहा था b का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y ओवर n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर। जी, n कितना होगा यहाँ पे 4, सम ऑफ एक्स वाई ये भी आपने निकाल लिया था ना 6000 माइनस सम ऑफ x 100 मल्टीप्लाई सम ऑफ y 220 ओवर n4 सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का स्क्वायर। तो देखिए कितना बना, कितना 1। अब आप अपनी इक्वेशन लिख लें, y मीन इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मीन। y मीन हमारे पास आ चुका है 55, a फाइंड आउट करना है, b आपका यहाँ 1 निकला था और x मीन आया था आपका 25।
अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ए की फिगर निकल आएगी। अच्छा, अब एक ही क्वेश्चन मैंने आपको 3 मेथड से कराया और तीनों में आपके रिजल्ट सेम आ रहे, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट तीनों में ही 1 निकली, फिक्स कॉस्ट तीनों में ही 30 निकली, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जब कभी क्वेश्चन में स्टेप कॉस्ट आ गई, आपके रिजल्ट वेरी कर जाएंगे। एग्जामिनर ने 2 दफा पेपर में ऐसे किया, उसने स्टेप कॉस्ट वाला डेटा दिया, उसने कहा 2 मेथड से सॉल्व करो। अब स्टूडेंट के ज़हन में ये था तीनों से रिजल्ट सेम आता है, यानी कई स्टूडेंट ने मुझे आके कहा कि सर वो पहले हमने सॉल्व किया तो वो आंसर मैच नहीं किया, काट के दोबारा सॉल्व किया फिर भी नहीं मैच किया। तो वो ज़रूरी नहीं होता कि आपका सेम आना है। अभी मैं इसके अंदर स्टेप कॉस्ट डाल दूं, मतलब मैं 50 की जगह फर्ज करें 55 लिख दूं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी वैल्यू तीनों मेथड की डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसलिए बस आपको अपनी वर्किंग पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने वर्किंग ठीक की है तो ज़रूरी नहीं रिजल्ट हमेशा मैच करें। जी, वर्किंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्चुअली मसला ये होता है कि जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना तो इधर वर्किंग के मार्क्स होते हैं, लेकिन आगे कुछ ऐसे आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि आई कैप अब सोल्यूशन में क्या करता है, वो इक्वेशन में एक दफ़ा फिगर लिख के बाकी कहता है यूजिंग कैलकुलेटर ये आंसर आ गया, ठीक है। तो वो उसमें फिर ये आ जाता है, क्या चीज़, इसको सॉल्व करके 1 नहीं आता, ठीक है। तो 1 मैंने इधर लिख दिया था ना, उसको सॉल्व आगे करके। अच्छा, तो बात हम लोग कर रहे थे कि ये 3 मेथड इसमें आ जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जो आसान मेथड था वो आपका हाई एंड लो था। ग्राफ के अंदर आपको पता है ग्राफ रीड करने में प्रॉब्लम आएगी, और हाई एंड लो में आपने देखा टाइम लगा इसके ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं आपको कोई 3-4 स्टेप कोर्स बता दूं तो आप लोगों का तो घंटा लग जाना है इस मेथड से करते हुए। हाई एंड लो में इजीली आपने 3-4 मिनट में सॉल्व कर जाना है। तो इसलिए जब कभी भी साइलेंट होगा एग्जामिनर, हम हाई एंड लो से अलग अलग किया करेंगे। और आपको ने कहा था कि अक्सर टॉपिक इस तरह के हैं जिनमें हमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग चाहिए होती है, ठीक है। आगे जैसे समझाते जाएंगे आपको मैं सीवीपी का चैप्टर कराऊंगा, मुझे फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग चाहिए होंगी, ठीक है। तो वहां पर एग्जामिनर क्या करता है, इस तरह ना आपको यूनिट्स और टोटल कॉस्ट बताया था और आगे नहीं बताता कि करना क्या है। रिक्वायरमेंट में कह देगा जी ब्रेक इवन कैलकुलेट करो, तो वो आप में ये पता है कि जब तक फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग नहीं होगी, क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होना। तो आप फिर खुद ही हाई एंड लो लगा के किया करेंगे। तो आप लोग देखा करेंगे जब मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करा रहा हूँगा, तो हर क्वेश्चन में मैं आपको ये नहीं कहूँगा हाई एंड लो लगा दो, लेकिन कुछ में मैं आपको कहा करूँगा हाई एंड लो लगाओ। वो एक्चुअली जिसमें इस तरह डिफरेंट लेवल की कॉस्ट दी होंगी और वो बराबर नहीं होंगी, वहाँ से हम डिसाइड किया करेंगे। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ ज़रा डिस्कस करते हैं। फर्ज करें ठीक है, यानी ये मैंने आपको कॉस्ट दे दी, बेशक चले आप हेडिंग फॉर्म में लिख लें, कॉस्ट की हेडिंग दे लें, उसमें एबीसी लिख लें, और यूनिट्स 1000, 2000।
ये वो 1000 यूनिट हैं और 2000 यूनिट हैं, उनका डाटा दिया जा रहा है, यानी उन्होंने कॉमन कर दिया ना कि ये दोनों यूनिट्स हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने ये डिसाइड करना है ये जो कॉस्ट ए, कॉस्ट बी या कॉस्ट सी थी, बाय बिहेवियर ये कौन सी कॉस्ट थी? क्या ये फिक्स थी, वेरिएबल थी कि सेमी वेरिएबल? जी, ए को देख के बताएं ये कौन सी है? वेरिएबल। कैसे पता चला? अच्छा, अब आपने कहा यूनिट्स इंक्रीज हुए तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो फिर बी कौन सी है? तो ये भी तो यूनिट्स के साथ इंक्रीज हुई। हाँ, अब देखें, जैसे एक कॉस्ट आपने कहा कि इधर 25,000, 1000 यूनिट की 25,000 थी, जब यूनिट्स डबल हो गए तो कॉस्ट भी क्या हो गई? डबल। तो अगर वॉल्यूम के साथ कॉस्ट में चेंज आए और वो प्रोपोर्शनेट हो, तो इसका क्या मतलब होगा? ये कौन सी कॉस्ट होगी? वेरिएबल होगी। इसका मतलब ये जो थी ना, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट। प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब जिस प्रोपोर्शन से यूनिट चेंज हुए उस हिसाब से ये भी चेंज हो। यूनिट डबल हो गए तो कॉस्ट डबल, यूनिट हाफ हो जाए तो कॉस्ट हाफ। अगर आप गौर करो तो इधर पर यूनिट क्या बन रही थी? ये 25 रुपए। इधर देखें पर यूनिट कितना बनती है? 25। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट ही रहनी होती है ना। अच्छा, उसके बाद बी पे आते हैं। देखिए, यूनिट्स आपके डबल हो गए, कॉस्ट इंक्रीज तो हुई बट डबल नहीं हुई। तो अगर कभी वॉल्यूम के साथ कॉस्ट में चेंज आए बट प्रोपोर्शनेट चेंज ना हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और सी कौन सी है? ये फिक्स है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ, इस पे फर्क ही कोई नहीं पड़ा। तो इस तरह हम डिसाइड करते हैं ये कॉस्ट कौन सी है। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है तो वेरिएबल होती है, चेंज आए बट प्रोपोर्शनेट ना हो तो सेमी वेरिएबल होती है, और अगर चेंज ही ना आए वॉल्यूम की वजह से तो फिर फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, आज इसको हम यहां तक रहने देते हैं, कल इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।